दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल IAS विद हरि मोहन। मैं सीता सिंह आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ वो है लाइफ प्रोसेसेस, माने जैविक प्रक्रियाएं। अभी तक इस चैप्टर की मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में किस तरीके से पोषण होता है। देखिए, आपके पास अभी तक जितनी भी वीडियोस पहुंची हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ज़रूरी तो है ही, ठीक है। इसके साथ साथ जो आज वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ज़रूरी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ फैक्ट है और जो भी फैक्ट हमसे जुड़ा हुआ होता है वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस टॉपिक को हम ना केवल सिर्फ ये समझ के पढ़ रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक क्लियर करना है, बल्कि अपने खुद के बारे में जानने के पर्पज़ से भी आप इसे सुनिए ध्यान से। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स ह्यूमन में होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, मैंने जो ये डायग्राम आपके सामने बनाया है, इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, जिसमें पहला है आउटसाइड द बॉडी, सेकेंड इज एलिमेंट्री कैनाल एंड थर्ड इज बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। तो हमने कहा, देखिए सीधी सी बात है कि पहली जो लाइन है वो ये कह रही है कि खाना कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर, ठीक है। ये खाना बॉडी के बाहर से एंटर करेगा बॉडी के अंदर और इसके बाद बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो इस खाने को यूज़ करेगा। तो खाने का प्रॉपर तरीके से फ्लो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक एक लेवल पे जैसे जैसे ये पास ऑन होता चला जाता है वैसे ही ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता चला जाता है। इंटेस्टाइन में जाकर के जब इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तब सिंपल कंपोनेंट में टूटने के बाद इसका ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है और फिर ब्लड इसको पूरी बॉडी के टिश्यूज़ और फर्दर सेल्स में ट्रांसफ़र करती है। सेल इसका आखिरी टारगेट है। सेल के पास जाने के बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वहाँ जाने के बाद में सेल रेस्पायर करके, रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और वही एनर्जी बॉडी के सभी कामों को करने के लिए मिलती है। तो खाना क्यों खाया था हमने? खाना इसीलिए खाया था ताकि खाने से हमें एनर्जी मिल सके और यही एनर्जी है जिससे हम अपने किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब बात कर रहे हैं राइट हैंड के फ्लो चार्ट की तरफ, जिसमें हम बताने जाएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 स्टेप इज इंजेशन। न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में 5 स्टेप्स होते हैं, ना केवल ह्यूमंस में बल्कि उन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो होलोजोइक होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है और हम खुद हैं। हम सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, जिसे हम होल मान लेते हैं और हम डाइजेशन की प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन के इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं। बट डाइजेशन न्यूट्रिशन की प्रोसेस का एक स्टेप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर फेज होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइजेशन, बट ध्यान रखिए कि ये इस प्रोसेस का एक स्टेप है, ठीक है, जहाँ खाने का फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन इस लेवल तक कि वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूट सके और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। जैसे आपने स्टार्च खाया, स्टार्च टूट के ग्लूकोज बना और ग्लूकोज का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे बाकी सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं और फैट्स है, इन सभी का फर्दर इनके सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है और फिर ये सिंपल कंपोनेंट्स का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट जो हमारी लास्ट वाली लाइन थी, बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, तो ये जो खाना था वो ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब हो करके बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो हम पहली वाली प्रोसेस को जो नाम देते हैं वो है आपका इंजेशन, माने अंतःग्रहण, दूसरी वाली है पाचन, तीसरा वाला है एब्जॉर्प्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, अवशोषण, और चौथा इज एसिमिलेशन, दैट इज कॉल्ड स्वांगीकरण इन हिंदी, राइट। एसिमिलेशन का मतलब है कि भोजन का, पचे हुए भोजन का शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना। अब इन सब ज़रूरी कामों के साथ साथ जो भोजन शरीर के लिए आवश्यक नहीं है
और पाचन की क्रिया में वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। ओके, दिस इज इजेशन। इजेशन माने खाने का क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, जिसको दूसरी टर्म भी दी है हमने यहाँ पे, डिफेकेशन, राइट। फीकल मैटर माने स्टूल माने मल। तो शरीर से मल त्याग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बहिर्गमन कहलाती है, और इसी को हमने क्या बोला, इजेशन बोला। तो उम्मीद है ये पांचों स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में डाइजेशन का जो रोल है वो एलिमेंट्री कैनाल प्ले करती है, और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये माउथ से लेकर के और फाइनली कहाँ जाती है, एनस तक जाती है। माउथ से लेकर के एनस तक पहुँची। एलिमेंट्री कैनाल में जो मेन पार्ट, जो मेन ऑर्गन्स डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो हैं आपके नंबर 1 माउथ और बकल कैविटी। आफ्टर दैट फूड पहुंचता है कहाँ पे, इसोफेगस में, नाल में, ठीक है, जहाँ उसके बाद स्टमक 3rd नंबर, जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। 4th नंबर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फर्दर एनस, राइट। तो देखिए माउथ में कैसे खाना पहुंचेगा, माउथ में जाने के बाद में खाने का क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा या सिर्फ फिजिकल ही होगा और साथ में केमिकल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो माउथ में फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से ब्रेकडाउन होता है, लेकिन केमिकल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो हम लेते हैं वो 30% तक स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन काम है खाने का माउथ में जाकर के सॉफ्ट होना, ठीक है, वो टूटता है, और साथ ही साथ में जो मुंह में हमारा पानी पानी जैसा आता है, इस पानी को क्या बोलते हैं हम, सलाइवा। सलाइवा माने लार। तो सलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू, जिन्हें हम हिंदी में लार ग्रंथियाँ कहते हैं। ये खाना सॉफ्ट हो गया और बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सॉफ्ट बॉल पास ऑन होती है किसमें, फर्दर ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के बाद ये जाता है जे शेप्ड स्टमक में। स्टमक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड अगर हम बात करें तो लीवर प्रेजेंट है। इस डायग्राम के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लीवर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में स्टमक प्रेजेंट है। लीवर सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके बाद जैसे ही ये स्टमक ख़त्म हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये जो सी जैसा स्ट्रक्चर है, ये सी जैसा स्ट्रक्चर है बिगिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो सारा के सारा डाइजेशन है वो इस सी जैसे स्ट्रक्चर में ही कंप्लीट हो जाता है। इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में बढ़ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, नंबर 1 इज डिओडिनम, सेकेंड इज जिजुनम एंड थर्ड इज इलियम। नेक्स्ट जो पीपीटी आपके सामने आएगी, उस स्लाइड में पीपीटी में आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन दे रखा है और सारे पार्ट्स के क्लियर कट नाम दे रखे हैं। ये यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही ये है कि खाने का पाचन छोटी आंत के कौन से हिस्से में होता है। हमने कहा छोटी आंत में तो होता ही है, लेकिन छोटी आंत के भी बताओ कौन से हिस्से में होता है। तो छोटी आंत का जो डिओडिनम हिस्सा है वहाँ पे होता है। ये जो ग्रीन कलर का बलून जैसा स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर का बलून जैसा स्ट्रक्चर क्या है, गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। इसके अंदर बाइल माने पित्त इकट्ठा रहता है जो लीवर ने प्रोड्यूस किया था। ये बाइल फूड के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। येलो कलर की जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेसिकली फेमस है हार्मोन देने के लिए, और वो हार्मोन है आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। लेकिन यहाँ ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या देती है, पैनक्रियाटिक जूस देती है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, और जब एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब होने के बाद में ये यहाँ लास्ट में पहुँचा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला हिस्सा इससे खाना लेता है, उस हिस्से को बोलते हैं सीकम। सीकम का एक्सटेंशन है एक छोटी सी बोन जैसा स्ट्रक्चर जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, और अपेंडिक्स कहलाती है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो पर्टिकुलर पार्ट्स होते थे जो कभी हमारी बॉडी में वेल डेवलप्ड हुआ करते थे, बट अब इनका काम नहीं होता, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो चुके हैं और आज की डेट में तो ये इरिटेशन करते हैं। अगर किसी को अपेंडिक्स
है तो उसे ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है, अदरवाइज बहुत पेनफुल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, जहां खाने में से क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स देखते जाइए आप। पहले ऊपर चढ़ रही है, इसे असेंडिंग कोलन कहते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलन है, फिर डिसेंडिंग कोलन है, फिर सिग्मोइड कोलन है। इसके बाद खाना इकट्ठा रहेगा कहाँ पे, रेक्टम में, जब तक कि आप डिफेकेशन नहीं कर रहे हैं। डिफेकेशन हमारी वॉलंटरी एक्शन होती है, माने ऐच्छिक क्रिया होती है, और एनस के थ्रू हम जब चाहते हैं तब फीकल मैटर को डिस्कार्ड कर देते हैं। चलिए, तो अब बता रहे हैं डिटेल में जो पर्टिकुलर पार्ट्स लास्ट स्लाइड में नहीं दिखाए गए थे, तो उन पर्टिकुलर पार्ट्स को समझाते हुए मैं यहाँ पे आपके सामने बता रही हूँ। देखिए, आपके सामने नाम आ रहे हैं, कुछ कुछ नए नाम आ रहे हैं। माउथ में जहाँ सेलिवरी ग्लैंड थे, उन सेलिवरी ग्लैंड की जगह पे एक नाम आया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो अभी जब हम इस पूरी क्लास को एक बार पढ़ लेंगे, तब हम देखेंगे कि डाइजेशन में ऑर्गन्स तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही करते थे, लेकिन साथ ही साथ में क्या करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें आपका कौन कौन है, सेलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियास है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स फर्दर 3 तरह की होंगी, जिनके नाम क्या क्या हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। जो जीभ के नीचे होती हैं वो सब लिंगुअल कहलाती हैं। लैंग्वेज जो बनी हुई है, लिंगुअल वर्ड है लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज है जीभ से रिलेटेड। इसके बाद खाना पहुंचा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जे शेप्ड स्टमक में, स्टमक से कहाँ पहुंचा, जो नाम पिछली वाले डायग्राम में नहीं दिया था, दैट इज कॉल्ड डिओडिनम। डिओडिनम कैसा दिखता है, सी शेप्ड। दोनों चीज़ों पे क्वेश्चन है, फोकस करिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। इस सी शेप डिओडिनम में कौन कौन, लीवर अपना सिक्रीशन लेके आएगा, पैनक्रियास अपना सिक्रीशन देगा, और खाने को इस तरीके से बना देंगे ताकि ये फर्दर पास ऑन हो सके, बिकॉज ये खाना अभी तो स्टमक से आया है और स्टमक का पीएच होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। चलिए, इसके बाद जब खाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो अब इम्पॉर्टेंट काम है जो इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जिस हिस्से में होता है वो है आपका जेजुनम, ठीक है। और जेजुनम के बाद लास्टली खाना पहुंचता है कहाँ, इलियम में, ठीक है। तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डाइजेशन होता है डिओडिनम में, एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में। इलियम क्या करती है, इलियम खाने को पास ऑन करती है कहाँ, सीकम में। फिर अगला क्वेश्चन कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका एक्सटेंशन है, तो किसका एक्सटेंशन है, सीकम का। एक सीकम से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, वो ये है कि कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, तो वो भी कहाँ पर है, सीकम में। कोलन, ये रही सबसे पहली कोलन, असेंडिंग कोलन, सेकेंड ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन, एंड देन इज सिग्मोइड कोलन। इन सब के बाद जो खाना पास ऑन हुआ वो रेक्टम में हुआ, और रेक्टम के थ्रू ये जो स्टूल मैटर है, ठीक है, स्टूल है, वो बॉडी से बाहर निकलेगा वया एनस। गॉट इट। चलिए, ग्लैंड्स अभी जो मैंने आपको बताई, ऑर्गन्स मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ सारे के सारे। ग्लैंड्स भी बीच में अभी शेयर किया था, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो मैंने थोड़ी शॉर्ट में करी थी। पहली ग्लैंड मैंने आपको बताई सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड फर्दर कितने तरह की थी, 3 तरह की थी। कौन कौन सी, एक तो पैरोटिड थी, पी फॉर पैरोटिड, देन उसके बाद में क्या था, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, राइट। देन लीवर, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लीवर क्या होती है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस तो देती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा एक केमिकल देती है जिसका नाम है बाइल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त। और ये बाइल स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर, इसीलिए गॉल ब्लैडर को नाम दिया जाता है पित्ताशय, ठीक है। इसके बाद ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पैनक्रियास। पैनक्रियास देता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और लीवर देता है बाइल। ये दोनों ही सिक्रीशंस फाइनली कहाँ तक पहुँचते हैं, ये दोनों सिक्रीशन इंटेस्टाइन में जाने हैं, और इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये कहाँ पहुँचे, एक ही रास्ते से होकर के इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, और उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये रहा इसका नाम। हिपैटो वर्ड आया लीवर के लिए, पैनक्रियाटिक वर्ड आया पैनक्रियास के लिए, और डक्ट तो डक्ट है, ठीक है। तो हमने बोला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पूरे के पूरे ऑर्गन्स हमने पहले पढ़े थे वो, और ये सारी ग्लैंड्स मिलकर के क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। इसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, तो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी कई सारे स्टेप्स में।
और हर ऑर्गन का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। माउथ में इसका फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का ब्रेकडाउन हुआ हमने कहा। तो माउथ में जो फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं वो होते हैं हमारे टीथ। टीथ बिल्कुल एक फूड प्रोसेसर की तरह होते हैं जिसमें अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो अलग अलग ब्लेड्स हैं इनके नाम क्या हैं? जो फ्रंट वाले ब्लेड्स हैं इनका नाम है इंसीजर। फिर जो एक पेना सा ब्लेड होता है, टीथ होता है, उसका नाम है कैनाइन। आफ्टर दैट प्रीमोलर और फिर मोलर। इंसीजर लेफ्ट हैंड साइड फ्रंट में 2 और अगर पूरी तरीके से बोलें तो 4 होते हैं। तो हम यहाँ पर जो एक डायग्राम शो कर रहे हैं वो डायग्राम है स्पेशली किसका? एक साइड का। ठीक है, अगर हमने अपर जॉ का एग्जाम्पल लिया है तो ये एक साइड है अपर जॉ की। फ्रंट के 2 इंसीजर, एक कैनाइन, देन 2 हैं हमारे प्रीमोलर और 3 है मोलर। तो डेंटल फार्मूला जो बना अपर जॉ का वो क्या बना? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो कुल मिला के कितना हुआ? 2 और 1 3, 2 5 और 3 8। सेम 2 और 1 3, 5 और 8। तो कुल मिला के कितने हो गए अपर जॉ में? 16। ठीक है, 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ बराबर कितना हुआ? 32। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों से कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ज़िंदगी में कौन से दांत हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं? बच्चे इसका सीधे सीधे आंसर करते हैं मोलर, कि मोलर ज़िंदगी में एक बार आते हैं। नहीं बाबा, मोलर बच्चों में भी प्रेजेंट होते हैं और बच्चों में जो 20 दांत हैं वो डेसिडुअस टीथ कहलाते हैं क्योंकि वो गिरते हैं और उसके बाद गिरने के बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। तो बच्चों के का जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड अपर जॉ या लोअर जॉ में और राइट हैंड साइड अपर जॉ और लोअर जॉ में 2 इंसीजर होंगे, एक कैनाइन होगा। प्री मोलर नहीं होते और मोलर्स में से जो विजडम टूथ होती है, ठीक है, वो नहीं होती, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अकलदाढ़ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या है तो 2 1 0 2। टोटल इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ? 5, राइट। फिर 2 1 0 2, अब कितने हो गए? अगेन 5। तो अपर जॉ इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 और लोअर जॉ इज इक्वल टू 10। तो करेक्ट डेंटल फार्मूला इज क्या है? 2 1 0 2। 2 इंसीजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते हैं, प्रीमोलर ज़िंदगी में एक बार होते हैं, और 2 मोलर। तो एक मोलर मिसिंग है और 2 प्रीमोलर मिसिंग है। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं परमानेंट टीथ की फॉर्म में। टंग खाने को घुमा घुमा के कहाँ तक पहुँचाती है? टीथ के पास तक पहुँचाती है ताकि उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके। और इसके बाद मुंह में जो मेन है वो है सलाइवा। सलाइवा खाने का केमिकल ब्रेकडाउन करती है उसको सॉफ्ट करने के साथ साथ। सलाइवा का मेन काम है लिब्रिकेशन देना, खाने को एडहेयर करना ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र हो सके फर्दर पार्ट्स में। और इस टाइम पे जब खाना सलाइवा के साथ मिल जाता है तो साइंटिफिकली उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बोलस। ठीक है, और ये बोलस कहाँ गया? जब हम गटकते हैं, गटकने की प्रोसेस करते हैं तो वो फेरिंग्स में जाता है। सलाइवा का केमिकल कॉम्पोजिशन आपसे पूछ लिया जाता है क्या है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलेवरी अमाइलेज। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का जो रोल होता है वो माइक्रोब्स को किल करना होता है। जो भी माइक्रोब्स इसके अंदर, खाने के अंदर हमारे मुंह में एंटर करते हैं खाने के साथ साथ, उनको सलाइवा अपने लेवल पे ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर भी रह जाते हैं तो वो स्टमक में जाते हैं तो HCl उनका काम तमाम कर देता है। देन जब खाना मुंह में सॉफ्ट हो गया, गीला हो गया, और इस टाइम इसका नाम क्या है? बोलस है। और 20% तक कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गए? 30% तक कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, 2 यूनिट्स हैं किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज कॉल्ड माल्टोज। चलिए, तो हमने बोला द बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू द फेरिक्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वैलोइंग और डिग्लूटिशन। द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? वो स्टमक में पहुँचेगा। लेकिन यहाँ तो दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। स्पेशल मसल्स जो क्या करती हैं? खाने को दबा दबा के नीचे पास ऑन करती हैं, उन मसल्स का नाम है स्फिंक्टर। SPHINCTER। क्या
क्या नाम है उन मसल्स का? स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर मसल्स जिस पर्टिकुलर मूवमेंट के थ्रू खाने को आगे पास ऑन करती हैं, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। क्या है इसका नाम? पेरिस्टेल्सिस। क्रमाकुंचन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन के द्वारा खाने को आगे पास ऑन करती है। जो पर्टिकुलर स्फिंक्टर स्टमक में खाना दे रही है ईसोफेगस से, तो उसका नाम क्या हो गया? गैस्ट्रो ईसोफेजियल। क्यों? क्योंकि वो ईसोफेगस की स्फिंक्टर है। तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, राइट? ऑल थिंग्स आर क्लियर? चलिए, इसके बाद खाना पहुंचेगा स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, जिसमें और कौन कौन लोग रोल प्ले करते हैं? बाइल करता है, पैनक्रियाटिक जूस करता है, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ पहली चीज़ हम इससे पहले ये जान लेना चाहेंगे कि स्टमक में कौन कौन है जो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए, स्टमक के 3 इम्पॉर्टेंट काम हैं जो आपको बता दें। पहला काम होता है कि वो म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस किसी भी तरीके के HCl से होने वाले डैमेज से स्टमक को बचाता है। इसका के बाद दूसरा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सा एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है पेप्सिन, राइट? इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन। तो स्टमक में प्रोटीन को तोड़ता कौन है? पेप्सिन। और पेप्सिन किस में तोड़ता है? आप बात करोगे, रिएक्शन मैंने लिखी तो मैंने कहा प्रोटीन थे, ठीक है? प्रोटीन टूटेंगे किस में? पेप्टोन्स में। किस में? पेप्टोन्स। और प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस, राइट? पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। किसने तोड़ा? पेप्सिन ने। लेकिन पेप्सिन तो एक्टिव रिलीज नहीं होता, ये जब रिलीज होता है तब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इसके बाद जो इसकी स्टमक की ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? HCl को रिलीज करती हैं। स्टमक ने कौन सा एंजाइम रिलीज किया था? स्टमक की पैप्टिक और चीफ सेल्स ने पेप्सिनोजन दिया था, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। जैसे ही HCl रिलीज हुआ तुरंत ये पेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में, ठीक है? और पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ देता है पेप्टोसिस और प्रोटियोसिस में, ठीक है? इसके अलावा ये जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स थी, ये वो पर्टिकुलर फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ में एक और एंजाइम देती हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, रेनिन। यस, आपको याद आ रहा है कि रेनिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? रेनिन मिल्क में प्रेजेंट पर्टिकुलर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और वो प्रोटीन है कैजीन। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? कैजीन प्रोटीन होती है, जिसको रेनिन नाम का एंजाइम डाइजेस्ट करता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं? तो हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम्स आते हैं वो सब इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है? ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की इनएक्टिव फॉर्म प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ये 6 की 6 एंजाइम कहाँ से आए? पैनक्रियाटिक जूस से आए। और पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? बाइकार्बोनेट और मिले हुए होते हैं जो स्टमक से एसिडिक फूड इंटेस्टाइन में एंटर करे और इंटेस्टाइन डैमेज ना हो, इससे पहले उसमें क्या मिला दिया था? बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है। और हम जानते हैं कि एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मिलाया जाता है, ठीक है? तो ये बेस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलाया है, ना कि मीडियम को बेसिक बनाने के लिए। चलिए, अब इंटेस्टाइन कौन सा एंजाइम देती है फिर खाने को पचाने के लिए? इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक ही एंजाइम देती है और उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। यस, एंटेरोकाइनेज, राइट? एंटेरोकाइनेज, राइट? ये एंटेरोकाइनेज जैसे ही ट्रिप्सिन से मिला, ट्रिप्सिनोजन से मिला, तो ट्रिप्सिनोजन बन गया ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन के बनते ही बाकी सारे भी एक्टिव हो गए। काइमोट्रिप्सिनोजन बन गया काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज बन गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये प्रोटीन्स को फर्दर किस में तोड़ देते हैं? एमिनो एसिड्स में, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी चेन्स मिलती हैं और उन चेन को बोला जाता है प्रोटियोसिस और पेप्टोसिस।
यहाँ पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है और जो सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की, जिससे प्रोटीन मिलके बने हैं, अमीनो एसिड्स में टूटता है। देन इसके बाद में जो लीवर ने बाइल दिया था, बाइल के पास दो स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, इसके साथ साथ बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये करता क्या था, ये जो भी हम फैट खाते हैं उस फैट की जो ग्लोब्यूल्स हैं उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और स्लैग बना देता है ताकि लाइपेज एंजाइम इस पर वर्कआउट कर सके और फर्दर फैट का ब्रेकडाउन हो किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। स्टार्च हमने जो भी खाया पहले टूटा किसमें, माल्टोज में, एमाइलेज ने तोड़ा और इसके बाद माल्टेज की मदद से फर्दर किसमें तोड़ा, ग्लूकोज में टूटा। और ग्लूकोज में टूटने के बाद ही रेस्पिरेशन होता है और इस रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमने बोल दिया यहाँ पे बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनसाइड दी बॉडी। अगर यही रिएक्शन हम इंडस्ट्री में करते हैं, घर में करते हैं, कपड़े धोते टाइम करते हैं, वहाँ पर भी हम फैट को तोड़ते हैं, तो इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर फैट का टूटना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन और फैट का बनना इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो टूटना इमल्सिफिकेशन, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू दी वेरी स्मॉल मिसल्स। अच्छा, मिसल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए, ठीक है, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है माचिस की तिल्ली वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये फैटी, ये आपकी फॉस्फोलिपिड्स हैं, राइट, और ये आपकी क्या है, लिपिड की मिसल बनी। ठीक है, और ये मिसल फर्दर कहाँ हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है और इस पर लाइपेज काम करेगा और लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। फिर खाना पच गया पूरी तरीके से। अब खाना पचने के बाद में इंटेस्टाइन के पास तो रहेगा नहीं, सिर्फ स्टमक को तो खाने की ज़रूरत है नहीं, खाने की ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है, ब्रेन की सेल्स को भी, हाथों पैरों की सेल्स को भी, हर एक पार्ट की सेल्स को क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उन सेल्स तक एनर्जी की ये जो तरीका है, ये जो एनर्जी का ज़रिया है खाना, ये कैसे पहुँचेगा, ये ब्लड के थ्रू पहुँचेगा। अब जो इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि उसके अंदर की लेयर इस तरीके से बहुत ज़्यादा फोल्ड होती है। इस फोल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई का मतलब होता है ऐसी फिंगर जैसी जो स्ट्रक्चर बन के आया है, उस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं हम, विलाई। ये विलाई इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। इन विलाई के पास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जिसे आप रेड और ब्लू कलर में देख रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स इस पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर एसिमिलेशन की प्रोसेस के थ्रू पूरी बॉडी के टिश्यू और फर्दर सेल्स तक पहुंचा देती हैं। जो खाना पचा नहीं, जो खाना अनडाइजेस्टेड है, जिस खाने की शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो खाना फर्दर पास ऑन कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए ऐसे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी खाने के अंदर पानी या मिनरल्स जैसी चीज़ें हैं जो कहीं बॉडी से डिस्कार्ड ना हो जाएं, उन्हें एब्जॉर्ब करती है और री एब्जॉर्प्शन करती है पानी का। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पानी के एब्जॉर्प्शन पे तो हम किडनी में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कितनी बार किडनी पानी का री एब्जॉर्प्शन करती है, राइट। हम दिन में 180 लीटर के करीब यूरिन फिल्टर आउट करते हैं, जिसमें से 1 से 1.5 लीटर यूरिनियम बॉडी से बाहर निकालते हैं, बाकी सारी क्या होती है, री और री एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने बोला था अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फर्दर सब्सटेंसेस कॉल्ड द फीसेस। फीसेस माने क्या हुआ यहाँ, फीसेस माने स्टूल मल, एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इस दरवाजे का नाम जो इलियम था स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जैसे ही इलियम सीकम को खाना देती है, एक दरवाज़ा बंद कर लेती है, उस दरवाजे का नाम है इलियोसिकल वाल्व। ये दरवाज़ा क्या करता है, कहीं वापस से खाना लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, उसे रोकता है। तो यहाँ हमने बोला विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। जब तक खाने को हमें क्या करना है, इस अनपचे खाने को क्या करना है, शरीर से बाहर नहीं निकालना है। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती है तब तक ये कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। दोस्तों अब आते हैं हम उस सेक्शन की तरफ जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस क्लास में आपने कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। तो छोटे से कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं जिनकी मदद से मैं आपको इस चैप्टर को समराइज़ करना चाहूँगी। तो पहला क्वेश्चन था नेम द ग्लैंड्स।
with the human which are associated with the human digestive system. Salivary gland, pancreas, salivary gland, liver and pancreas. Fourth option is salivary gland, liver and pancreas. The option 4 is correct. Which part of the body digestion of the protein begins? कहाँ पर शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन? देखिए शुरू तो स्टमक में हुआ था जहाँ प्रोटीन की चेन टूटती थी पेप्टोज और प्रोटियोजेस में, ठीक है, और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ ये चेन्स टूटती हैं फर्दर एमिनो एसिड्स में। तो आंसर कौन सा सही है? बी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl? HCl क्या करता है? ये पेप्सिन को इफेक्टिव बनाता है, मैंने लिखा था। और साथ ही साथ में जब मैंने लाइसोजाइम की बात बोली थी तो मैंने कहा कुछ बैक्टीरिया को सलाइवा मार देता है और रहे बिचे बैक्टीरिया को HCl ख़त्म कर देता है। तो इसका मतलब HCl के दोनों ही काम है, तो ऑप्शन सही होगा ए और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, मतलब सी। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो ये कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको फर्दर नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम रेस्पिरेशन पार्ट को डील करेंगे, जो थोड़ा सा इन डेप्थ चला जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे क्वेश्चन पूछिए और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? जस्ट उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से आइए गूगल पे और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए आईएएस विद हरी मोहन, जहाँ से आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी करने में आपके लिए बहुत सहायक होंगे। आप अगर किसी तरीके की क्वेरी करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमें सबसे इजी तरीका है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और आज की इस मुसीबत की घड़ी में सबसे अच्छा तरीका है तैयारी करने का। घर पे रहिए, वीडियोस देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे नई नई वीडियोस लाती रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नया टॉपिक है रेस्पिरेशन माने श्वसन।